Hello guys, welcome to BMS Academy. So today again we are coming with lecture 9th of prelims test series of Vision IS 2021। आज से जो हमारे लेक्चर रहेंगे वो रेगुलर रहेंगे, ठीक है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। Which of the following was considered as heart and soul of the constitution? This is वेरी फेमस क्वेश्चन एक्चुअली। सो आप सभी को पता होगा कौन सा है, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन डी इज़ राइट। क्यों कहा जाता है? अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये चीज़ कही गई थी। किस लिए कही गई थी? क्योंकि बेशक आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, इनका मतलब तब तक नहीं है जब तक आप इनको इन्फोर्स ना कर सकें। सो आर्टिकल 32 आपको ये पावर देता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने राइट्स का इन्फोर्स कर सके, फंडामेंटल राइट्स को। और आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है हाई कोर्ट में जाने की डायरेक्टली। और एक और बात, जो आपकी रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है दैट इज़ ब्रॉडर देन सुप्रीम कोर्ट। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए जहाँ पे लीगल राइट्स की वायलेशन होती है उसमें भी हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट लीगल राइट्स के रिगार्डिंग रिट इशू नहीं कर सकती। सो दिस इज़ हेयर वी कवर टू थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। देखिए इसके लिए आपको एक्ट जो है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट जो है उसका पता होना ज़रूरी है। देखिए इस केस में जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन वो अगर इंडिया में आम तौर पे रह रहा है, ठीक है, और वो कहाँ से है, या तो किसी भी कंट्री से है या फिर आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया समझ पा रहे हैं, तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। बट ऑप्शन 2 देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 2 years। देखिए इस 2 years ने सारे की सारी स्टेटमेंट को गलत कर दिया। यहाँ तक ठीक था, ठीक है, बट ये 7 years कम से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग, ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके, देख लेते हैं इसको। ये है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में बोला गया है, ठीक है। इसमें कंडीशंस कही गई हैं कुछ, और फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए अगर आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उस, मान लीजिए आज आप 2021 में ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इसके पीछे के कितने सालों के लिए आपको इंडिया का ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना ज़रूरी है। ओके, तो पहली कंडीशन ये बोलती है। दूसरी कंडीशन, इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ओके, कोई भी इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो किसी भी कंट्री में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है, वहाँ का सिटीज़न नहीं होना चाहिए, तो वो भी इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। और ये मैरिड वाली बात देखिए 7 years कहा गया है, यहाँ पे 2 years नहीं होगा। ओके, माइनर चिल्ड्रन, देखिए अगर कोई छोटा बच्चा है 18 साल से कम और जिसके माँ बाप इंडियन हैं, वो क्या होगा, इंडियन सिटीज़न बन सकता है। एंड अ पर्सन फुल एज मतलब 18 साल से ऊपर हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है, ये भी हो जाएगा। अगर देखिए अगर माइनर था कोई बच्चा 18 साल से नीचे और उसके माँ बाप इंडिपेंडेंट इंडिया के क्या थे, सिटीज़न थे, बट उन्होंने इंडियन सिटीज़नशिप को रिनाउंस करके किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप ले ली, बट अगर वो बच्चा जो माइनर था पहले 18 से छोटा था, ठीक है, बट 18 के बाद
वो फिर से इंडिया का सिटीज़न बन सकता है। ओके, इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली। ठीक है, उसको कम से कम 12 मंथ तक इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के रूप में रहना पड़ेगा उस एप्लीकेशन से पहले। ओके, और लास्ट जो कंडीशन है, रजिस्टर्ड एंड ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, OCI कार्ड होल्डर, ओके, फॉर 5 ईयर्स, जो कि रजिस्टर्ड है 5 ईयर्स के लिए OCI, एंड ये और नहीं है, उसके साथ साथ और क्या कंडीशन फुलफिल करनी है, हु इज़ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ। ठीक है, बिफोर मेकिंग, लगातार 12 मंथ तक क्या होना चाहिए, उसको इंडिया में रेजिडेंट बन के रहना पड़ेगा, तब उसको क्या मिलेगी, इंडियन सिटीजनशिप। ओके, एक्चुअली आपका आर्टिकल आई थिंक 11, ठीक है, आपका 5 से 11 जो आपका पार्ट 2 है, 5 से 11 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिटीज़नशिप के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो टाइम टू टाइम ये सिटीज़नशिप के रूल्स चेंज कर सकती है, इसलिए 1955 में ये एक्ट लाया गया था। और सारा का सारा सिटीज़नशिप मैक्सिमम जो चीज़ें हैं गवर्न यही एक्ट करता है। ओके, तो बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट्स गारंटीड अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पार्ट 3 के अंदर ही आर्टिकल 25 टू 28 में राइट टू रिलीजन के बारे में कहा गया है। यहाँ पे नॉट करेक्ट की बात करी गई है, इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट रहेंगी। इट इंक्लूड्स राइट नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। ओके, तो आपका आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 आपका ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। देखिए, इस शब्द का बहुत बड़ा मतलब है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोपगेट योर रिलीजन। राइट टू जो आपका फ्रीडम टू कंसाइंस का मतलब है कि आप कोई भी अपनी विचारधारा के अनुसार, अपने कंसाइंस मतलब अपनी रैशनल, अपनी थिंकिंग के हिसाब से आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। और उसी में ये चीज़ भी इंक्लूड करी गई है कि अगर आप नहीं फॉलो करना चाहते तो भी आपका अधिकार बनता है। ओके, आर्टिकल 25 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो और ये डेमोक्रेसी का हॉलमार्क भी है। ओके, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो सही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगी। इट इज़ सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट बोला गया ना, इसलिए मैंने गलत करा इसको। It is subject to limitations in order to protect public order, morality, health. Subject to limitation. Yes. देखिए, ऐसा है कि आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट, प्रोफेस या उसको अपने हिसाब से रिलीजन आपको फॉलो करना चाहते हो, बट अगर वहाँ पे मान लीजिए आपकी जैसे सती प्रथा, आप किसी की बलि चढ़ाना चाहते हो, ऐसी चीज़ें हैं, तो ये देखिए ना, किसी की आप मतलब हेल्थ के साथ आपको 10-20 दिन भूखा रहना, किसी को फोर्सफुली भूखा रखवा रहे हो, तो ये हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, मोरालिटी, आपका जो मोरल वैल्यूज़ हैं इंसान की, उनको हर्ट कर रही है। इसके बेसिस पे जो स्टेट है, मतलब गवर्नमेंट है, वो क्या लगा सकती है, लिमिटेशंस लगा सकती है। इसी के तहत क्या आपका बाईगैमी मतलब जो एक से ज़्यादा शादी करना, वो इलीगल कर दिया गया है। और आपका सती प्रथा जैसी चीज़ों को बैन करा गया है, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा रिलीजन बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका ये मतलब ये भी गलत हो जाएगा ना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। ओके, यस, दिस इज़ ऑल्सो राइट, बट इन दिस क्वेश्चन वी कैन से दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा गया आपका। आप किसी को भी परसुएड कर सकते हो कि हाँ, देखिए, अगर आप हिंदू रिलीजन में आते हो या क्रिश्चियन या मुस्लिम किसी भी रिलीजन में आते हो, तो आपको इस तरह से आपकी विचारधारा खुलेगी, आप ऐसा कर सकते हो। परसुएड मतलब मनाना, ठीक है, मना सकते हो, बट अगर वो रेजिस्ट कर रहा है, मना कर रहा है, तो
तो आप उसको फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करवा सकते। ओके, सो ऑप्शन डी वुड बी राइट, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। इट प्रोवाइड्स फॉर एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, एब्सोल्यूट, कोई भी चीज़ इतनी एक्सट्रीम नहीं हो सकती, फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर। यही बात हो गई कहीं ना कहीं लिमिटेशन वाली, ठीक है। गवर्नमेंट से आप मतलब पूरी तरह से आपको छूट नहीं है कि गवर्नमेंट में जो है आपके रिलीजियस मैटर में दखलंदाजी दे ही नहीं सकती, दे सकती है। कौन सी लिमिटेशन का यूज़ करके? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ केयर। सो ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके, तो यही चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू वॉज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो 8 मेजर कमेटीज़ बनी थी, ठीक है। आप और भी माइनर कमेटीज़ बनी थी, बट 8 मेजर कमेटीज़ के बारे में आपको उनके जो चेयरमैन थे उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो यूनियन पावर्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ठीक है, एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन तीनों के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। जो रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी है ना, आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो थे इसके चेयरमैन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे कि रूल्स कमेटी, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जो बोला गया था, ठीक है। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन, देखिए यूनियन जहाँ पे आ रहा है जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। ड्राफ्टिंग कमेटी, ये तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। एंड स्टेट्स कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे देखिए नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स में सोच के आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को मत कर देना, ठीक है। दिस इज सम वेयर एक्सेप्शन यू कैन से। तो स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके रहेंगे चेयरमैन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज करेक्ट। ओके, देखिए 1964 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की एक कमेटी बनी थी जो कि डॉक्टर सतनाम जी के द्वारा हेड करी गई थी। उनके द्वारा सतनाम कमेटी, ओके, उनके द्वारा इसके बारे में रिकमेंडेशन दी गई थी कि देयर शुड बी अ बॉडी ऑफ सीवीसी। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट करी गई, बट देखिए 2002 में ये आई थी, एक्ट के रूप में इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब एक्ट के रूप में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, ठीक है। इस्टेब्लिश तो ये 1964 के आसपास ही हो गई थी, ये 2005 भी गलत है वैसे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ओके। सेंट्रल विजिलेंस ऑप्शन सी पे देख लें, ऑप्शन बी इज राइट, यस ऑप्शन बी इज राइट। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कैन ओनली बी रिमूव्ड इन मैनर सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और किन्हीं चीज़ों के द्वारा भी रिमूव किया जा सकता है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, आगे देख लेंगे हम इन कंडीशन को, ठीक है। CVC has to present a report on its performance annually to the central government। सेंट्रल नहीं भाई साहब, प्रेसिडेंट फिर इसको टेबल करता है पार्लियामेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंट के थ्रू ही जाती है, ओके। और ये ऑप्शन बी इज़ राइट। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कंसिस्ट ऑफ, क्या कितने मेंबर की बॉडी होती है? मैक्सिमम 3, एक CVC एंड नॉट मोर देन 2 VCs, ओके, विजिलेंस कमिश्नर्स। तो ये देखिए मल्टी मेंबर बॉडी है, और मैक्सिमम, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होल्ड ऑफिस फॉर 4 ईयर्स, याद रखिएगा 4 ईयर्स के लिए ये होल्ड को ऑफिस करते हैं, और 65 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है, और ये द्वारा एलिजिबल नहीं होते एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कहीं पे भी
एलिजिबल नहीं रहेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। ओके, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन रिमूव किन किन बेसिस पे आपका, अगर वो इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट एंड बैंक्रप्सी कोड भी है ना, जैसे कि इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाता है उनका, या फिर ऑफेंस, किसी ऑफेंस में जो कि मोरल टर्पिट्यूड है, मतलब नैतिकता, मोरल वैल्यूज़ जो होती हैं उसके हिसाब से, बहुत बड़ी एम्बिट है यार देखिए, उसके हिसाब से वो गलत है, और एंगेजेस एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, अगर वो अपने ऑफिस के हिसाब से जो उनको पैसा मिल रहा है उसके अलावा भी कहीं पे वो पैसा कमा रहे हैं, तब भी उनको रिमूव किया जा सकता है। एंड अनफिट टू कंटिन्यू ऑफिस, अगर मान लीजिए उनका दिमाग ख़राब हो जाता है या बॉडी में कोई इशू आ जाता है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, विकलांग हो जाते हैं, तो माइट भी वो उनको क्या किया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इन एडिशन टू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे शब्द जो यूज़ करा गया था वो ओनली किया गया था, तो इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसे रिमूव किए जाते हैं, उसके अलावा भी जो ये कंडीशन बताई गई है ना, जो अभी मैंने बताई, इनके द्वारा भी रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो ये जो रिमूव किया जाता है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दो क्या होते हैं आपके रीज़न बनाए जाते हैं जब आपका किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करना हो, या फिर मैक्सिमम चीज़ें आप देखेंगे ना, मैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह रिमूव किया जाता है, एक बार एलेबोरेट कर दिया गया है उस केस में, अगर बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो बात करी जा रही है वो विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, जो पहली स्टेटमेंट है ये कह रही है कि मिनिस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, मिनिस्टर जो होते हैं जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, उनके लेवल पे एक कमेटी है, किसकी कमेटी है, IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन 1 इज़ राइट एंड इंडिया इज़ येट टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमेटी, ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। देखिए अभी कोविड-19 चल रहा था, उसके दौरान एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जिसको निर्मला सीतारमन के द्वारा अटेंड करा गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अप्रैल 2020 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बस इतना ही याद रखें आप। ठीक है, और अभी इंडिया इज़ वन ऑफ द करंट मेंबर्स। ओके, और साल में 2 बार ये मीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following fundamental rights under Part 3 of the Indian Constitution are available only to Indian citizens? Okay, इसके लिए सिंपल सी बात याद रखना, 15, 16, 19 में 10 ऐड कर दीजिए, 29 and 30. These 5 articles are only for इंडियन, ओके, इंडियंस। उसके अलावा जो भी है वो सभी के लिए, बोथ इंडियंस एंड फॉरेनर्स, एक्सेप्ट आपके फॉरेन एलियंस। ठीक है, मतलब एनिमी एलियंस, ठीक है, इन एनिमी के लिए, उनके लिए नहीं होते हैं। ठीक है, एनिमी एलियंस मतलब जो जिस कंट्री के साथ हम वॉर वगैरह में रहे हों। ठीक है, तो आपकी राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A इसमें से है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली टू इंडियन सिटीज़न बोला गया ना, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये 2 स्टेटमेंट गलत हो गई। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19, यस। ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल कौन सा है ये, 14। ओके, तो यहाँ पे सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ पे आर्टिकल यहाँ पे ये 15 है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बट कौन से ग्राउंड्स हैं, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये दोनों आर्टिकल जो हैं क्या है, ये आपका आर्टिकल 19, ये दोनों जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को हैं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके,
तो नेक्स्ट ये देख लेते हैं, यही सब चीज़ें लिखी गई हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DPSP provides for the goals and objectives that a society should adopt। क्या इसमें कहा गया है कुछ आर्टिकल्स के द्वारा कि सोसाइटी को शुड है, यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना, शुड होने चाहिए, ठीक है। तो यस, कुछ गोल एंड ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, ठीक है। राइट दैट इंडिविजुअल्स शुड एंजॉय अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। यस, कुछ ऐसे अधिकार भी हों जो कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी इंजॉय कर सकें, तभी तो कुछ चेंजेस होते हैं ना, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSP तीनों में चेंजेस लाए थे, ठीक है। तो दोनों ठीक है। पॉलिसीज़ दैट गवर्नमेंट शुड अडोप्ट, यस, ओके। आपका आर्टिकल 37 यही कहता है ना कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी पॉलिसी बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखे, ये चीज़ें अडोप्ट करे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। देखिए पार्ट 4 गोल्स, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और गोल्स क्या हैं? वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये प्रियम्बल में भी बात कही गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गोल है। आर्टिकल 43 एंड 39 में क्या बात करी गई है? राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आर्टिकल 39 में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये 39 ये आगे वाला हिस्सा 39 है, 43 फर्स्ट वाला हिस्सा है इसमें। और आर्टिकल 51 क्या कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ओके। पॉलिसीज़ में क्या है? यूनिवर्सल सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लीकर, ये देखो गांधीयन प्रिंसिपल है ना जो, उसमें ये बातें कही गई हैं। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीज़न नहीं है, सोशलिस्ट या आपका गांधीयन व्यूज़ वगैरह वगैरह, ये स्कॉलर्स के द्वारा डिफ्रेंशिएट करे गए हैं, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लीकर 47, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ 43, गांधी जी बोलते थे ना ऐसी बातें, तो ये गांधीयन DPSP बना दिए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर्स ऑफ यूजफुल कैटल्स, ठीक है, 48, याद रखिएगा यहाँ पे काउज नहीं लिखा है, यूजफुल कैटल, तो हम काऊ का नाम काऊ इज़ ए यूजफुल कैटल तो दे दिया जाता है वैसे। तो प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40, नॉन जो जस्टिशिएबल राइट हैं इनको राइट्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है। बट ये है आप जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बोल नहीं सकते कि ये चीज़ें आपको नहीं दी गई। आर्टिकल 39 एडुकेट लिवलीहुड, ठीक है। आर्टिकल 39 ये भी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ये नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए कि एक जो फीमेल है वो सेम वर्क कर रही है बट ओनली फॉर दी रीज़न बिहाइंड जो आपका जेंडर है उसका, ठीक है, उसका सेक्स है, उसकी वजह से उसको क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। एंड राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 39, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और जो इकोनॉमी जो आप क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकली गेन कर रहे हैं, वो उसमें जो गवर्नमेंट है वो ये कोशिश करे कि आपका जो इकोनॉमिक गेन इकट्ठा ना हो जाए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। राइट टू वर्क अंडर आर्टिकल 41, राइट टू आर्टिकल 45 की 6 ईयर्स तक क्या हो जाना चाहिए उसको, मतलब 6 एज तक बच्चे को चाइल्डहुड केयर दी जाए और एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। इस बात का ध्यान अब किस पॉलिसी में रखा गया है? आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और ये किसके द्वारा चेंज करा गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा चेंज लाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। अगर आपको पेपर में आ भी गया तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ही पूछा जाएगा। और हाँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
जो कि एजुकेशन पोर्टफोलियो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए गए थे ना जब कैबिनेट फ्री इंडिया 1947 में बनी थी। तो हाँ, साइंटिफिक एक तो पीएम थे और साइंटिफिक रिसर्च के मामले में भी इनको ये डिपार्टमेंट दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना गुलाम आज़ाद और वल्लभ भाई पटेल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, तीनों ठीक हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। The CIC was first constituted as an executive body, later given the statutory status। ये तो CVC वाली बात आ गई, बट नहीं, ये गलत है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया था सीधा, तो फर्स्ट तो हो गया गलत। क्या बचा? While inquiring the commission has the powers of civil court। Yes, this is right। लेकिन समन, ठीक है, और जो आपका PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, ठीक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक उसको जुर्माना डाल सकते हैं। ठीक है। इट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट इरेंट ऑफिशियल। देखिए, रेकमेंड कर सकते हैं बट सीधा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते। ओके, ऑप्शन 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इज हेयर करेक्ट। ओके, तो यही सब चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। अपने सजेशंस, अगर आपको गलत लगा डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, बट अपनी सजेशंस को ज़रूर हमारे